जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सबसे पहले याद किया जाता है, जो कि आधुनिक भारत से लेकर पाकिस्तान तक के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इन नगरों की योजना और वास्तुकला ये दर्शाती है कि प्राचीन समय में भी समाज अत्यंत विकसित और संगठित था। ये सभ्यता अपने संगठित नगर निर्माण, व्यापार व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और कला कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। तो चलिए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने से पहले समझते हैं कि सभ्यता यानी सिविलाइजेशन क्या होती है। सभ्यता एक ऐसे समाज को कहते हैं जहां लोग नियमित और व्यवस्थित जीवन जीते हैं। इसमें लोग सिर्फ खाना जुटाने के लिए नहीं जीते, बल्कि शहर बसाते हैं, व्यापार करते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, कला और विज्ञान में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं। अगर आसान भाषा में कहे तो सभ्यता का मतलब है एक ऐसा समाज जहां लोग मिलकर एक व्यवस्थित, शिक्षित और उन्नत जीवन जीते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन विश्व की सबसे विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर पड़ा है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी। यह सभ्यता और भी नदियों के किनारे बसी की, जैसे कि रावी, सतलुज, सारस्वती, चिनाब आदि। इसी कारण से वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। 1861 में पहली बार सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल के अवशेषों की पहचान की। भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने 1921 में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा की खुदाई की। इस दौरान उन्हें पकी हुई ईंटों से बने भवन, मिट्टी की मूर्तियां और अन्य अवशेष मिले, जो किसी उन्नत सभ्यता के संकेत थे। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इंजीनियरों ने रेलवे निर्माण के दौरान हड़प्पा के खंडहरों से पुरानी ईंटों का उपयोग किया, जिससे ये स्थल चर्चा में आया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 1920 के दशक में खुदाई शुरू की और एक उन्नत नगर सभ्यता के प्रमाण मिले। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इसका फैलाव उत्तर में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था, उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में गुजरात तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में उत्तर प्रदेश तक था, और इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईपू तीसरी और दूसरी सहस्त्राब्दी में संसार भर में किसी भी सभ्यता का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति से बड़ा नहीं था। यह सभ्यता उत्तर से दक्षिण 850 किलोमीटर तक फैली थी, जम्मू कश्मीर से गुजरात, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक फैली थी, उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान, और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किमी तक फैला था। इस सभ्यता के दो नगर बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत है। पहले पंजाब में स्थित हड़प्पा शहर और दूसरा सिंध में स्थित मोहनजोदड़ो शहर। ये दोनों ही स्थल वर्तमान पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किमी दूर थे और अंदुस नदी द्वारा जुड़े हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं जाने के बाद अब बात करते हैं इस सभ्यता के कुछ प्रमुख शहरों की। सिंधु घाटी सभ्यता किसी एक राज्य के रूप में नहीं थी, बल्कि ये एक नगर राज्य प्रणाली पर आधारित थी। प्रत्येक बड़ा शहर अपने आसपास के छोटे बस्तियों और गांवों का केंद्र होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला राज्य ढूंढा गया था, वो था हड़प्पा, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। इसीलिए कई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस संस्कृति के कुल 1500 स्थलों का पता चल चुका है। इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ विकसित अवस्था के और कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, आलमगीरपुर, कोटदीजी, चनहुदरो, सुरकोटदा।
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर जानने के बाद अब बात करते हैं इस सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर निर्माण अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था। इसके शहरों को सुनियोजित तरीके से बसाया गया था, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग शहरी नियोजन, वास्तुकला और जल प्रबंधन में निपुण थे। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी कि यहाँ के नगर मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते थे। ऊंचा किला वाला भाग, जो कि आमतौर पर नगर के पश्चिम भाग में ऊंचाई पर होता था, जहां पर शासक वर्ग, प्रशासकों और महत्वपूर्ण लोग रहते थे। इन जगहों पर महान स्नानागार, मोहनजोदड़ो, अनाज भंडार और बड़े भवन होते थे। फिर था निचला टीला, जो कि नगर के पूर्वी भाग में नीचे की तरफ होता था, जहां पर आम लोग, कारीगर, श्रमिक और व्यापारी रहते थे। अगर बात की जाए इन नगरों के घरों और नगर के बनावट की, तो सभी नगर ग्रिड पैटर्न यानी जालीनुमा पर बनाए गए थे। यानी सड़कें एक दूसरे को सीधे कोण 90 डिग्री पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये प्रणाली दर्शाती है कि नगर योजना बनाकर बनाए गए थे, न कि बिना सोचे समझे। घरों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था। ये ईंटें एक ही माप की होती थी और मजबूती प्रदान करती थी। इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। ये विश्व की सबसे उत्तम जल निकासी प्रणालियों में से एक थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे नालियां बनी थी। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे। सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। हर घर से नालियां निकलती थी, जो मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। नालियां ढकी होती थी और समय समय पर सफाई के लिए इनमें मैनहोल बनाए गए थे। ये एक बेहतर स्वच्छता व्यवस्था को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। ये ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था और बड़े पैमाने पर अनाज संग्रहित करने के लिए गोदाम बनाए गए थे। नगरों में व्यापारिक बाजार और कारीगरों की कार्यशालाएं भी होती थी। लोथल में बंदरगाह और व्यापार केंद्र मिला, जिससे समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। नगरों की सुरक्षा के लिए नगरों के चारों ओर मजबूत दीवारें और किलेबंदी थी, जिससे सुरक्षा मिलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना अत्यंत विकसित थी। व्यवस्थित सड़कों, नालियों, जल आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक भवनों से यह साबित होता है कि वहां एक संगठित प्रशासन था। यह प्राचीन दुनिया की सबसे सुव्यवस्थित और उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक थी। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत उन्नत और संगठित थी। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, व्यापार, उद्योग और पशुपालन पर निर्भर थे। यहाँ के लोग सुनियोजित शहरी जीवन जीते थे और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी अत्यधिक विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी। इसी कारण यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ थी। इसीलिए ये सभ्यता मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। यहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, दालें, कपास, तिल, चावल की खेती की जाती थी। कपास का भी सबसे पुराना प्रमाण यहीं से मिला, जिससे वस्त्र निर्माण और व्यापार हुआ। सिंधु घाटी के लोग कई प्रकार के उद्योगों से भी जुड़े थे, जैसे कि मूर्तिकला, धातु उद्योग, कपड़ा उत्पादन, ईंट निर्माण जैसे आर्थिक कार्य में। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु शल्क आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, मृन्मुद्रा, एक्रूपलिपि और मानकीकृत माप तौल के प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे चक्के यानी व्हील्स से परिचित थे और संभवतः आजकल के रथ जैसा कोई वाहन प्रयोग करते थे। ये आमतौर पर अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे।
अलग अलग शहरों के बीच अनाज, तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन, मन के कपड़े आदि का लेन देन होता था। व्यापार में मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर, हाथीदांत और वस्त्रों का आदान प्रदान होता था। इस सभ्यता के लोग मापतौल प्रणाली से भी परिचित थे। पत्थर और तांबे की नापतौल की इकाइयां मिली है, जो दर्शाती है कि व्यापार नियंत्रित और सुव्यवस्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मजबूत और विकसित थी। व्यापार, कृषि, उद्योग, हस्तशिल्प और पशुपालन इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के मुख्य आधार थे। जल परिवहन और विदेशी व्यापार भी उन्नत था, जिससे सभ्यता समृद्ध बनी रही। मापतौल की उन्नत प्रणाली और सुनियोजित नगर निर्माण ये दर्शाते हैं कि यहां संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। कुल मिलाकर ये सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था में से एक थी। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है, जिनमें से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां है और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि ये योगी शिव है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंगनाथ जी की पूजा होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे जिन्हें आर्यों ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा के इतिहासकारों ने ये बात नकार दी और इसके अधिक प्रमाण भी नहीं है। यद्यपि इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे यानी ब्रॉन्जेस के निर्माण से भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातु शिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहां दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे पता चलता है कि तौल में 16 या उसके आवर्तकों का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक प्राचीन संस्कृति नहीं थी, बल्कि ये मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय थी। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि प्राचीन समाजों ने कैसे उन्नति की, कैसे उन्होंने शहरों को बसाया, व्यापार किया और अपने प्रशासन को व्यवस्थित रखा।